हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं कैसा आलम सक्सेस इंडिया स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं, वीडियो लाने में बहुत समय लग गया, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। दरअसल व्यस्तता इतनी ज़्यादा थी कि रिकॉर्डिंग नहीं हो सका, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। समय समय पर आप लोगों को लेक्चर उपलब्ध होते रहेंगे। जो मैं लेक्चर लेकर आऊँगा वो तमाम लेक्चर आईएएस और पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। और उसमें भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन को कवर किया जाएगा, ठीक बात है। और इसी क्रम में आज मैं आप सबके लिए आधुनिक भारत से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसे हम क्रांतिकारी उग्रवाद के नाम से जानते हैं या रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो आएंगे उस टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में जान लिया जाए। अपने चैनल का नाम है सक्सेस इंडिया स्टडी सर्किल, ठीक है। नाम देखिए, मैंने सक्सेस इसीलिए रखा कि सफलता की बात होनी चाहिए, यही अपना मोटो होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि हर हाल में सफलता प्राप्त करनी है। आप सफल होंगे तो मैं भी सफल हो जाऊंगा, है ना। आपकी सफलता में ही मेरी सफलता छिपी हुई है। क्लियर है। खैर, और इस चैनल को चलाया जाएगा अंडर द गाइडेंस ऑफ कैस आलम सर और अंडर द गाइडेंस ऑफ मुकेश रानी मैम। हम दोनों के माध्यम से इस चैनल को आगे बढ़ाया जाएगा और समय समय पर लेक्चर भी लाया जाएगा। कभी मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा और कभी मैडम उपस्थित होंगी। क्लियर है। खैर, चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ हम आते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज जो अपना है, और उस टॉपिक का नाम है क्रांतिकारी उग्रवाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक शब्द इस्तेमाल हुआ है उग्रवाद। मैं तो उग्रवाद शब्द लिखा हूँ, नहीं तो आप देखिएगा बिपिन चंद्रा की किताब में, जो फ्रीडम स्ट्रगल की किताब है, उसमें आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्रांतिकारी आतंकवादी, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, ठीक है। मेरे हिसाब से ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। और पता न क्यों भारतीय इतिहासकार अभी तक इस मामले में संज्ञान क्यों नहीं लिए। इन्हें तो इस पर विचार करके इस शब्द को हटा दिया जाना चाहिए। अब जरा बताइए ना, हम अपने महान वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, इन लोगों को आतंकवादी कहें, कैसा लगेगा। बहुत खराब। मुझे लगता है कि मुझे ही नहीं लग रहा, आप लोगों को भी ये शब्द सुनते हुए खराब लगता होगा, है ना। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और क्रांतिकारी कहें बेहतर है। क्रांतिकारी उग्रवाद कहें यहाँ तक ठीक है, लेकिन आतंकवादी कहना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। हाँ, ये भी बात सही है कि इन लोगों ने जो तरीका अपनाया वो आतंक का तरीका अपनाया, लेकिन इन्होंने आतंक का तरीका अपने स्वार्थों के लिए नहीं अपनाया। इन लोगों ने इन तरीकों का इस्तेमाल ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए किया, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए किया, जंजीरों में जकड़ी हुई भारत माता को आज़ाद कराने के लिए किया। इसलिए इनको आतंकवादी कहना मेरे हिसाब से ठीक बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये सब भारत माँ के बेहतरीन रत्न थे, ठीक है, जो आज भी हमारे लिए आदर्श हैं और हमेशा रहेंगे। क्लियर। देखिए आगे देखते हैं। तो क्रांतिकारी उग्रवाद, अब इनमें हम लोग दो चरणों में इनको बांट कर देखते हैं। प्रथम चरण के क्रांतिकारी उग्रवाद और द्वितीय चरण के क्रांतिकारी उग्रवाद, है ना। दो फेज में हम लोगों ने बांटा है। बांटने के पीछे कुछ डिफरेंसेस होगा, तभी ऐसा यहाँ पे किया गया है ना। तो एक सिंपल शब्दों में पहले समझ लीजिए, फिर बाद में मैं इसको डिटेल करूंगा। प्रथम चरण के क्रांतिकारी उग्रवाद जो था, इनके पास में कोई निश्चित क्लियर कट आइडिया नहीं है। बस ये लोग जानते हैं कि हाँ, हत्या कर देनी है, अंग्रेजों को मार भगाना है, लेकिन इनके जाने के बाद में भारत कैसा होगा, किस प्रकार से इसका निर्माण होगा, इसकी कल्पना नहीं है। जबकि दूसरे चरण के क्रांतिकारी आतंकवाद आपको देखेंगे या उग्रवाद देखेंगे, तो इनके पास में एक निश्चित लक्ष्य है। और लक्ष्य क्या है? समाजवाद का लक्ष्य है, सोशलिस्ट का लक्ष्य है ना। कि देश कैसा होगा? तो समाजवादी होगा, समानता पर आधारित होगा, संसाधनों का बराबर बंटवारा होगा, समझ रहे। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये लोग ऐसे भारत की कल्पना करने वाले लोग थे। तो इनके पास में एक क्लियर कट लक्ष्य है, और लक्ष्य क्या है? समाजवाद का। इनके पास इन सब चीज़ों का अभाव दिखाई देता है। तो ये तो खैर डिफरेंसेस है, बाद में हम लोग इसको डिटेल करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्या क्या टॉपिक बन सकता है? तो अगर प्रथम चरण के हम क्रांतिकारी
वो के बारे में देखें तो जैसे क्या कारण था कि ये लोग आए, जैसे क्या कारण था कि ये लोग आए, इनका उद्देश्य क्या था, इन्होंने कौन से तरीके अपनाए और इस समय कौन कौन सी घटनाक्रम घटित हुई, है ना। सीरीज ऑफ मर्डर, कैसे कैसे कौन कौन कब किसने किसको मारा, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। द्वितीय चरण में हम देखेंगे तो फिर वही सिस्टम होगा, कारण क्या था, इनका उद्देश्य क्या था, इनके तरीके क्या थे और प्रमुख घटनाक्रम क्या था। तो इतने टॉपिक में अगर हम लोग बांट कर देखेंगे ना तो ये काम चल जाएगा, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया या फिर मैं बता रहा हूं कि 4 अक्टूबर 2020 को ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाया जा रहा है, ठीक है। इसलिए आज के लेक्चर बेसिकली 75 to 80% तक मेरा फोकस प्रीलिम्स पे होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब प्रथम चरण के क्रांतिकारी उग्रवाद की बात करूं तो इसके कारणों की अगर संदर्भ में बात करें तो एक शब्द यहां पे मिल रहा है उदारवादी, उदारवादी उग्रवादियों की निराशा, या आप कह सकते हैं कि उदारवादी और उग्रवादियों की असफलता। भाई ये असफल हुए तभी तो क्रांतिकारी आए। जैसे अब देखिए, उदारवादी असफल हुए तो उग्रवादी आए, और उग्रवादी असफल हुए और साथ साथ उदारवादी असफल हुए, तब कौन आए, तब आए क्रांतिकारी, तब आए क्रांतिकारी, ठीक है। तो क्रांतिकारी ये लोग अगर सफल हो गए होते तो फिर इनको आने की जरूरत न थी। इनका आने का मतलब ही है कि इनसे पहले वाले लोग असफल रहे। असफल क्या, स्वराज प्राप्त करने में, भारत मां को आजाद कराने में, देश को स्वतंत्र कराने में असफल रहे हैं, तभी ये लोग आए हैं। क्लियर है। अब ये लोग आएंगे तो थोड़ा सा इनका तरीका, काम करने का एक्टिविटी सब इनसे अलग होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो सबसे पहले एक एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हुए हम लोग जरा समझे कि आखिर उदारवादी, उग्रवादी और क्रांतिकारियों में डिफरेंसेस क्या है, क्या अंतर है, ठीक है। एकदम व्यवहारिक एग्जांपल देकर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, कोई डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, एकदम इन तीनों में डिफरेंसेस आपको दिमाग में बैठ जाएगा। उदारवादी, इनके विचार बहुत उदार थे, इनका अनुनय विनय माध्यम था, प्रे प्रार्थना के माध्यम से अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करते थे। असल में ये लोग बेचारे जो उदारवादी थे, ये वही लोग थे जो लंदन से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके आए थे और कांग्रेस की स्थापना किए थे। तो अंग्रेजी शिक्षा का भूत इनके दिमाग में सवार था और इस कारण इनको ये लगता था कि अंग्रेज अच्छे हैं। मतलब ये इनकी गलतफहमी थी जो बाद में 1905 में टूटा। बस समझ रहे। तो ये समझते थे कि अंग्रेज तो बहुत अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं, अर्थात इनके न्याय प्रियता पर इन लोगों को भरोसा था। बस समझ रहे। तो इसीलिए कोई डिमांड अगर होता था तो खूब बढ़िया से ये पत्र रच रच के लिखते थे, है ना। और अंग्रेजों के समक्ष उपस्थित होंगे, हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, हे अंग्रेजों, भू राजस्व कम कर दो। अगर भू राजस्व कम करने की बात हो रही है तो एग्जाम्पल वही ले रहा हूं कि तीनों को समझाने के लिए। कहा कि हे अंग्रेजों, भू राजस्व कम कर दो। ये तरीका कौन सा है, उदार है, लीनियंट है। तो इसी कारण इनको क्या कहा गया, उदारवादी। इन लोगों ने कहा कि ना, हाथ नहीं जोड़ेंगे। विचार इनका उग्र था। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया, और हो गया तो जो युवा वर्ग था कांग्रेस में वो नाराज हुआ और कहा कि देखा, आप लोग असफल हो गए ना, अगर आप लोग असफल नहीं होते तो बंगाल का विभाजन नहीं होता, आप लोग रोक नहीं पाए, यानी आपका नेतृत्व फेल चुका है, इसलिए अब हम हाथ नहीं जोड़ने वाले हैं। अब हमारा तरीका उग्र होगा, धरना प्रदर्शन, इनके माध्यम से ये लोग अपनी बातों को रखेंगे, है ना। और ये लोग क्या कहेंगे, अगर इनको भू राजस्व कम कराने की बात होगी तो क्या कहेंगे, भू राजस्व कम करो, कम करो। बात समझ रहे हैं, देख रहे हैं डिफरेंस, दोनों वही बात कर रहे हैं। एक कह रहा है भू राजस्व कम करो और एक कह रहा है भू राजस्व कम करो, ठीक। सिर्फ कहने के तरीके बदल गए ना, तो इनका नाम बदल गया। इस तरह से जिन लोगों ने कहा उदारवादी और इस तरह से जिन लोगों ने कहा उग्रवादी, ठीक है। और एक तीसरे आए, ये कहे कि ना तो मैं हाथ जोड़ने वाला और ना मैं धरना प्रदर्शन करने वाला, मैं सीधे फैसला ऑन द स्पॉट करूंगा। बात समझ रहे। जो भी दोषी अंग्रेज होंगे या जो बहुत ज्यादा कुख्यात टाइप के होंगे, भारतीयों को सताने वाले होंगे, उनको सीधे आएंगे और गोली मार देंगे। तो ऐसे लोग जो बम और पिस्तौल के माध्यम से आजादी प्राप्त करने का प्रयास किया या बम और पिस्तौल के माध्यम से अपनी बातों को मनवाने का प्रयास किया, उन्हीं को क्रांतिकारी कहा जाता है,
ठीक है, हाथ जोड़कर प्रार्थना पत्र के माध्यम से, अनुनय विनय के माध्यम से अपनी बात मनवाने के प्रयास करने वाले को उदारवादी, उग्र विचारों के माध्यम से, उग्र तरीकों के माध्यम से, धरना प्रदर्शन आदि के माध्यम से बात मनवाने वाले को उग्रवादी, और बम और पिस्तौल के माध्यम से अपनी बात मनवाने वाले को क्रांतिकारी कहा गया। क्लियर, समझे? ये बेसिक डिफरेंसेस इन तीनों में। ठीक बात है। अब एक बात और देखिए कि आखिर ये क्रांतिकारी आएंगे तो निश्चित रूप से इनमें और इनमें विचारों में कुछ अंतर होगा ना, है ना? इनकी विचारधारा इनसे अलग होगी, है ना? अलग तरीके से काम करेंगे। तो इन क्रांतिकारियों को अगर विचारधारा को देखोगे तो इनकी विचारधारा बेसिकली किस पे आधारित थी? तो सेकुलरिज्म पे आधारित था, यानी धर्मनिरपेक्षता पे आधारित। किस पे आधारित था? तो धर्मनिरपेक्षता पे आधारित था। इनकी विचारधारा किस पे आधारित था? तो वर्ग संघर्ष पर आधारित था। वर्ग संघर्ष पर आधारित था। इनकी विचारधारा समाजवाद पर आधारित था। इनकी विचारधारा साम्यवाद पर आधारित था। इनकी विचारधारा साम्यवाद पर आधारित था। क्लियर है? अब देखो, ये शब्द आप लोग खूब सुनते होंगे, धर्मनिरपेक्षता, वर्ग संघर्ष, कार्ल मार्क्स का नाम सुने होंगे, समाजवाद और साम्यवाद विचारधारा। अर्थात ये लोग बड़ी शानदार व्यक्ति लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे, है ना? इनकी विचार बहुत क्लियर कट था। क्या था? इनका था कि धर्मनिरपेक्ष, इसका मतलब इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। याद रखना, ये हमारे जो क्रांतिकारी थे, इनकी सबसे शानदार विशेषता मैं आपको बताऊं कि हिंदू मुस्लिम एकता पे अटूट विश्वास रखने वाले लोग थे। और ऐसा कोई लोग, आप देखिएगा प्रथम और द्वितीय चरण के क्रांतिकारियों का, कि धार्मिक संगठनों से इनका 36 का आंकड़ा है ना? ऐसे जैसे भगत सिंह के बारे में आप लोग खूब सुने होंगे। आप याद कीजिएगा, अंतिम समय में हम देखते हैं कि भगत सिंह के और लाला लाजपत राय में भी थोड़ा सा विवाद हो गया, और इसी कारण विवाद हो गया था कि लाला लाजपत राय सांप्रदायिकता की ओर थोड़ा सा मूव किया किए कि भगत सिंह उनकी आलोचना करने लगे, है ना? उनकी आलोचना करने लगे। भगत सिंह एकदम जबरदस्त तरीके के राष्ट्रवादी व्यक्ति थे और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। अपने आप को नास्तिक कहा करते थे, समाजवादी कहा करते थे। आप लोग सुने होंगे। आगे देखते हैं उनको। खैर, तो धर्मनिरपेक्षता पे इनका आधारित था, यानी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले लोग थे। वर्ग संघर्ष की बात ये करते हैं, है ना? यानी ब्लडी रेवोल्यूशन की बात करते हैं। कहने का मतलब खूनी क्रांति में विश्वास है इनको, खूनी क्रांति। आपको याद होगा कि कार्ल मार्क्स भी क्या कहता है कि ये जो पूंजीपति वर्ग है बड़ी आसानी से शेयर नहीं देगा, है ना? खूनी संघर्ष करना ही होगा। तो उसी प्रकार से ये लोग भी कहते हैं कि ये अंग्रेज इतनी आसानी से भारत से जाने वाले नहीं जब तक कि इनका खूनी संघर्ष इनके साथ नहीं करेंगे। तो इनका विचारधारा खूनी संघर्ष यानी वर्ग संघर्ष पर आधारित था। दूसरा समाजवाद, समाजवाद पर आधारित था। इन लोगों का यह मानना था कि यहाँ पे संसाधनों का पर राज्य का स्वामित्व तो होगा, लेकिन इस संसाधनों का वितरण समान होगा। ठीक बात है, समान होगा, संसाधनों का वितरण समान होगा। साथ ही साथ इनकी विचारधारा साम्यवाद पर भी आधारित है। और साम्यवाद क्या कहता है कि प्रत्येक परिवार की आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का वितरण होना चाहिए। प्रत्येक परिवार के आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का वितरण होना चाहिए। ये भी विचारधारा ये लोग मानने वाले लोग थे। ठीक है, तो इन्हीं विचारधाराओं पे आधारित था इनकी विचारधारा, जिनको हम लोगों ने क्रांतिकारी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? दूसरा आप देखिए, कारण में विदेशी प्रभाव भी हमें दिखाई देता है, जैसे आयरलैंड और रूस। इसीलिए कहा जाता है कि यह जो तरीका है ना, ये भारतीय नहीं है, यह देसी तरीका नहीं है, इंडियन मेड तरीका नहीं है, बल्कि ये विदेशी तरीका है। रूस में और आयरलैंड में इस तरह से क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित की जा रही थी और ये लोग वहीं से प्रेरणा प्राप्त किए हैं, है ना? तो ये तकनीक जो हिंसा का तकनीक है, हत्या का तकनीक है, भारतीय नहीं है, विदेशी है। तो यहां से भी ये प्रभावित होते हैं। उद्देश्य क्या है? एकदम क्लियर है, देख रहे हैं आप लोग। हिंसा के माध्यम से भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता से मुक्त कराना।
हिंसा के माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम से? हिंसा के माध्यम से, एकदम क्लियर याद रखिएगा, हिंसा के माध्यम से भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता से मुक्त कराना, यही इनका प्रमुख उद्देश्य है। तरीका इनका क्या था? तो तरीका में आप जानते हैं कि क्या करेंगे ये लोग, तरीका में महत्वपूर्ण अधिकारियों की हत्या, महत्वपूर्ण अधिकारियों की हत्या की जाएगी। महत्वपूर्ण अधिकारी मतलब कि जो जैसे कुख्यात टाइप के लोग होंगे, जो भारतीयों को बड़ा दमन करने वाले अधिकारी थे, उनको सीधे गोली मार दी जाएगी, उनकी हत्या कर दी जाएगी। हत्या करके उनके अंदर, अंग्रेजों के अंदर दहशत कायम करना, एक तरह से भय बिठाना, और भारतीयों के मन में जो डर बैठा हुआ है अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों से, उसको बाहर निकालना, ये प्रमुख इनका उद्देश्य था, है ना। स्वदेशी डकैती भी इनका तरीका था। स्वदेशी डकैती कहने का मतलब कि अंग्रेजी खजानों पर हमला, शस्त्रागार पर हमला, और वहाँ से हथियारे लूट लिए जाएंगे, खजाने लूट लिए जाएंगे। उससे क्या किया जाएगा? बंदूक, पिस्तौलें खरीदी जाएंगी, गोलियाँ खरीदी जाएंगी, और महत्वपूर्ण अंग्रेजों को देखा जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ये इनका तरीका था। आतंकी गतिविधियों का प्रचार प्रकाशन, प्रचार एवं प्रशासन, प्रशासन नहीं है, प्रकाशन है, प्रकाशन, है ना। आतंकी गतिविधियां का, जैसे मान लीजिए किसी ने किसी अंग्रेज की हत्या की, तो उसको हत्या करके भाग जाना, गायब हो जाना, वो तो ठीक बात है, लेकिन उस घटना को खूब प्रसारित किया जाएगा, पंपलेट बनवाए जाएंगे, छापे जाएंगे, आम युवाओं में बांटा जाएगा, ताकि उन्हें भी जोश आए कि वाह बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया, हमें भी एक दो को निपटाना चाहिए। बस समझ है ना। तो इन आतंकी गतिविधियों का प्रचार प्रसार करना भी इनका एक तरीका रहा है, ठीक है। अब घटनाक्रम में हम देखें कि घटनाक्रम बेसिकली क्या था, तो घटनाक्रम के संदर्भ में देखें, सबसे पहले घटना आपको क्रांतिकारी इन गतिविधियों के संदर्भ में सितंबर 1871 का है। सितंबर 1871 में न्यायाधीश नॉर्मन की हत्या वहाबियों के माध्यम से कर दी गई, है ना। वहाबी विचारधारा आप लोग सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में पढ़े होंगे, ठीक है। यथा स्थितिवादी वो लोग थे, और इन्हीं लोगों ने पहली बार अंग्रेजों की हत्या करने का प्रयास किया। और प्रयास क्या किया भी तो वहाबियों के द्वारा न्यायाधीश नॉर्मन की हत्या कर दी गई। फरवरी 1872 में आप देखेंगे कि लॉर्ड मेयो की हत्या फिर वहाबियों ने कर दी। शेर खान नामक एक व्यक्ति था जिसने इसकी हत्या कर दिया, यानी पठान कर दिया, पठान है। लॉर्ड मेयो इस समय जानते हो अंडमान निकोबार था, वहां पे जाकर इसकी हत्या कर दी गई। ये कोई साधारण बात नहीं थी, है ना। तो प्रारंभिक गतिविधियां यहाँ पे 71 और 72 में घटी, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक एक तरह से विराम ही रहा। फिर बाद में हम देखते हैं कि शुरुआत होती है 1897 में, जब WC रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या चापेकर बंधुओं द्वारा कर दिया गया। यही है चापेकर बंधु, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। इन दो भाइयों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी, लेफ्टिनेंट आयर्स और WC रैंड की। असल में ये बहुत ही बदमाश टाइप के लोग थे। ये प्लेग ऑफिसर पुणे में हुआ करते थे, और ये प्लेग चेक करने के बहाने भारतीयों के घर में प्रवेश करते थे, तो बहु बेटियों के साथ बदसलूकी किया करते थे। बस समझे, इसलिए लोग बहुत इनसे परेशान हो चुके थे, और तभी इन चापेकर बंधुओं ने इन दोनों को देख लिया, ठीक है, यानी इनकी हत्या कर दी गई। बड़ा शानदार काम। खैर 1899 में एक मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना सावरकर बंधुओं ने किया था, ठीक बात है। उद्देश्य क्या था इनका? गणपति उत्सव को मनाना। ये तो देखने के लिए, दिखावे के लिए, अदरवाइज काम तो वही होगा, अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाना। यही BD सावरकर नाम सुने होंगे, विनायक दामोदर सावरकर, इनको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद है। यहाँ से प्रश्न बनने की मुझे संभावना लग रही है इस बार, चूँकि आप जानते हैं कि भारत रत्न देने के संदर्भ में चर्चाएँ हैं। दो पार्टियाँ भारत की, एक कांग्रेस और दूसरा BJP। कांग्रेस इनको गद्दार कहती है और BJP इनको राष्ट्रभक्त बताती है। हमें कांग्रेस और BJP के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, और उस हर व्यक्ति का हमें सम्मान करना है जिसने भारत की आज़ादी के लिए एक डंडा भी खाया, एक दिन भी जेल में बिताया है, एक बार भी भारत माँ की जय बोला है, वो सब हमारे लिए सम्माननीय है। बस समझ में आ रहा? तो हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात नहीं करेंगे। सावरकर जेल गए हैं, बिल्कुल गए हैं। अंग्रेजों ने इनके साथ अन्याय अत्याचार किया है,
बिल्कुल किया है। आज़ादी में इनका भी सहयोग है, बिल्कुल सहयोग है, बिल्कुल योगदान है। इनके योगदान को भुलाया बिल्कुल नहीं जा सकता। क्लियर है? तो चलिए, खैर, तो इसी का 1904 में हम देखते हैं, इसी मित्र मेला का 1904 में अभिनव भारत नाम कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया? अभिनव भारत। इसी संगठन का नाम बदल दिया गया, जो 1952 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भंग किया गया। यानी 52 तक चला और 52 में बाद में इसको भंग कर दिया गया जब अपना देश स्वतंत्र हो गया। तो अभिनव भारत नासिक षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ था। इसी अभिनव भारत से संबंधित लोगों ने, क्रांतिकारियों ने नासिक षड्यंत्र केस को या नासिक कांड को अंजाम दिया था। तो जरा देखिए ये क्या है नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस में हम क्या देखते हैं कि अभिनव भारत के एक सदस्य थे जिनका नाम था अनंत लक्ष्मण कन्हरे। अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने क्या किया? अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने क्या किया कि नासिक के एक जिला मजिस्ट्रेट से जैक्सन इसकी हत्या कर दी। ठीक है, और हत्या करने, ये सब इंपॉर्टेंट है, डेट सब पूछा जाता है ना। जैक्सन की हत्या कर दी गई और उसके बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। ठीक बात है। इसी को नासिक, चूंकि घटना नासिक में घटा ना, इसी कारण इसको नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? बीडी सावरकर, अभी जो मैंने बता रहा था, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर को इसी केस में लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। ठीक है, तो इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। किनको? विनायक दामोदर सावरकर को। आगे देखिए, प्रथम चरण के ही संदर्भ में एक और क्रांतिकारी संगठन है जिसका नाम है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति की स्थापना 3 जगहों पे हुई। एक कोलकाता में 1902 में, जिसके संस्थापक थे प्रमथनाथ मित्र, जतीन्द्रनाथ बैनर्जी, बारिंद्र घोष और सतीश चंद्र बसु। क्लियर है? 1902 में ही मिदनापुर में भी इसकी स्थापना की गई अनुशीलन समिति का, और यहां के संस्थापक थे ज्ञानेंद्र नाथ बसु। तो फिर एक याद रखिएगा, ढाका में भी 1902 में स्थापना की गई, जिसके संस्थापक थे पुलीन बिहारी दास। ठीक है, तो 3 जगहों पे अनुशीलन समिति की स्थापना हुई है, कोलकाता, मिदनापुर और ढाका में। ये आपको याद रखना है। प्रथम चरण में ही एक घटना है, 1908 का घटना है, जिसे हम लोग 1908 की घटना, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। आपको पता है कि मुजफ्फरपुर का एक जज था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड। बहुत बदनाम जज था, भारतीयों को बहुत दमन करता था, बहुत सताता था, छोटी सी छोटी सजा के गलती के लिए बड़ी बड़ी सजाएं दिया करता था। इसलिए ये टारगेट पे हमारे क्रांतिकारियों के तो था ही। तो 2 क्रांतिकारी हमारा, एक नाम था खुदीराम बोस और दूसरे का नाम था प्रफुल्ल चाकी। फोटो आप लोग देख रहे होंगे, खुदीराम बोस, ये खुदीराम बोस है और ये प्रफुल्ल चाकी है। ठीक है, ये उनका ओरिजिनल फोटो है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मिलकर 1908 में किंग्सफोर्ड, अक्सर ये बग्घी से जाया करता था, लेकिन संयोग देखिए कि जिस रोज इन लोगों ने हमला किया उस रोज ये नहीं था, और इसके जगह पर कैनेडी बहनें कहा जाता है कि बैठी हुई थी, 2 औरतें थी, और उसी पे इन लोगों ने बम ड्रॉप कर दिया। नतीजा हुआ ये कि बम विस्फोट हुआ और 2 महिलाएं मारी गईं। ठीक बात है, लेकिन ये किंग्सफोर्ड बच गया, तो इसीलिए कहा जाता असफल प्रयास किया गया, है ना। अब जरा देखो हमारे क्रांतिकारी कितने शानदार थे कि जब इन लोगों को पता चला कि हमने तो निर्दोष महिलाओं को मार दिया, जिसको मारना था वो तो मरा ही नहीं, तो इन लोगों को बहुत ज्यादा आत्मग्लानि हुई, और इतना ज्यादा आत्मग्लानि हुई कि प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर लिया। देखो कितना शानदार। इसका सीधा मतलब है कि हम भारतीय भले ही आतंक वाली गतिविधियों का सहारा जरूर लिए थे, लेकिन कभी किसी निर्दोष को निशाना नहीं बनाते थे। हाँ, अगर उसके चपेट में कोई आ गया तो उसे हम कह नहीं सकते, लेकिन जानबूझकर कभी किसी निर्दोष लोगों को मारा नहीं गया। क्लियर है? तो खैर, आत्महत्या इन्होंने कर लिया प्रफुल्ल चाकी ने। खुदीराम बोस को आप देखेंगे तो ये असल में बारिंद्र कुमार घोष के युगांतर नामक एक संस्था से जुड़े हुए थे, जो क्रांतिकारी संस्था थी। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया।
सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले यह नेता, ये व्यक्ति दिखाई देते हैं। इस समय लगभग उम्र इनकी 15 वर्ष थी, है ना, जब इनको फांसी पर लटका दिया गया। देखो, अंग्रेज जरा भी माफ, यहाँ पे टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी अंग्रेजों का, खास करके क्रांतिकारियों के संदर्भ में। क्लियर है। प्रथम चरण में ही एक और घटना देखें, 1908 में एक घटना है जिसे हम लोग अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। और अलीपुर आप जानते हैं कि कोलकाता, बंगाल में है ना, अलीपुर षड्यंत्र केस। हेमचंद कानूनगो एक व्यक्ति हैं, इन्होंने मरिक तल्ला, यहीं पे अलीपुर यानी कोलकाता में बम बनाने की फैक्ट्री यहाँ पे इन्होंने स्थापित की थी। ठीक है, बम बनाया भी जा रहा था और कहा जाता है कि बनाते बनाते एक बम गया विस्फोट, एक बम विस्फोट हो गया, मैंने गलती से सावधानी हटने के कारण आवाज़ हुआ, आसपास के लोग जाने और अंग्रेज पुलिस आ गई, यहाँ पे छापा मारी हथियार की तलाश में। छापा मारी तो बाकी लोग तो कुछ भाग गए, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि 34 लोग यहाँ पे गिरफ्तार कर लिए गए। और इन 34 में से अरविंद घोष और बारिंद्र घोष, दोनों भाई हैं, अरविंद घोष और बारिंद्र घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, इनके ऊपर हथियार रखने और सरकार पलटने का मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चला, लेकिन हम देखते हैं कि जब फाइनल निर्णय आया तो बेसिकली साक्ष्य के अभाव में अरविंदो घोष रिहा कर दिए गए तथा ये पुद्दुचेरी चले गए और एक सन्यासी बन गए। और उन्होंने वहाँ पे कहा भी कि मुझे जेल में भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ है, इसलिए अब मैं हिंसक गतिविधियों में शामिल नहीं रहूँगा और अब मैं प्रवचन यानी धार्मिक कार्यों में लिप्त रहूँगा। तो ये सन्यासी बन गए, आश्रम स्थापित कर लिए पुद्दुचेरी यानी पौंडीचेरी में, और वहीं पे इन्होंने अपना, बस एक बात मैं कहूँ, सन्यासी बन गए लेकिन भारत माँ के प्रति अपने दायित्वों को नहीं छोड़ा, है ना। कोई ज़रूरी थोड़े ना है कि भारत की सेवा सिर्फ बंदूक लेकर ही की जा सकती है ना, प्रवचनों के माध्यम से तो भी की जा सकती है, नए लोगों को तैयार भी तो किया जा सकता है ना। तो सन्यासी के रूप में भी इन्होंने वही काम किया जो इनको बम और पिस्तौल से करना था। बस वही होगा कि अब अहिंसात्मक तरीके से ये काम करेंगे। ठीक है, प्रवचनों के माध्यम से युवाओं को तैयार किया जाएगा। प्रथम चरण में ही एक और देखिए, दिल्ली बम कांड के नाम से आप लोग जानते होंगे, 1912 की घटना है दिल्ली बम कांड। इस समय राजधानी परिवर्तन, आप जानते हैं दिल्ली दरबार लगी थी 1911 में, और जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी आई थी भारत। ठीक है, और उन्हीं के स्वागत में दिल्ली दरबार लगाया गया था। देखो ये किस प्रकार से स्वागत हो रहा है, देख रहे हो, बिल्कुल वैसा है जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को हम लोग परेड में करते हैं ना, उसी प्रकार से। तो इतना विशाल, इतना आयोजन, भव्य आयोजन करने का क्या मतलब है? असल में ये भव्य आयोजन करके वो ये बताना चाहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य कितना ताकतवर है, कितना विशाल है, आप कुछ भी कर लो, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है ना, हमारी ताकत बहुत ज़्यादा है। एक तरह से आप कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन, है ना। देखिए वही दृश्य है। तो यहाँ पे हार्डिंग हाथी पर सवार होकर दिल्ली में प्रवेश ले रहा था, और इसी समय आप जानते हैं रास बिहारी बोस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बसंत बिस्वास, इन लोगों ने मिलकर इसके ऊपर एक बम ड्रॉप कर दिया। हाथी पर था, बम विस्फोट किया, ये घायल भी हुआ, हाथी से गिरा भी, लेकिन ये मरा नहीं। अब आप जानते हैं कि रास बिहारी बोस सोचे कि अगर गिरफ्तार होते तो सीधे अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा ना, तो इससे बेहतर होगा कि यहाँ से निकल लो। तो रास बिहारी बोस यहीं से ये जापान पलायन कर गए। ठीक है, जापान और जर्मनी, आप जानते हैं कि तमाम क्रांतिकारी सब कहाँ चले जाते थे, जापान, कोई जर्मनी, चूंकि ये अंग्रेजों के विरुद्ध थे तो इसलिए सब लोग यहाँ से सीधे वहीं चले जाते थे, है ना। तो जापान, जर्मनी बेसिकली सब पलायन कर जाते थे। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि रास बिहारी बोस यहाँ से जापान पलायन कर गए। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, जो लोग पकड़े गए उनको जेल में बंद कर दिया गया, जैसे अवध बिहारी, अमीर चंद, लाल मुकुंद और बसंत बिस्वास। कहा जाता है कि बसंत बिस्वास ने ही बम को फेंका था, है ना, लेकिन किसके नेतृत्व में? तो रास बिहारी बोस के नेतृत्व में। क्लियर है। तो इसी को दिल्ली बम कांड के नाम से जाना जाता है। प्रथम चरण से ही अगर हम बात करें तो खाली हमारे क्रांतिकारियों ने भारत में ही अपनी शौर्य का परिचय नहीं दिया, अपितु अपने शौर्य का परिचय इन लोगों ने विदेशी धरती पर भी जाकर दिखाया। बड़े शानदार थे हमारे ये नेता, है ना। तो भारत से बाहर भी क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित हुई।
क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित हुई और इन क्रांतिकारी गतिविधियों में हम देखें कि इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में स्थापित हुआ। कहाँ पे? तो लंदन में। ठीक है, 1905 में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की गई। ठीक है, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ये जो मैं आप लोगों को फोटो दिखा रहा हूँ ये वही है, इंडिया हाउस का फोटो है लंदन में। ठीक है, और यहीं पे श्याम जी कृष्ण वर्मा रहते थे जो इंडिया होम रूल सोसाइटी के संस्थापक थे। ठीक है, लंदन में जिस घर में रहते थे इसी को बेसिकली इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसको इंडिया हाउस कहा जाता था। इसी इंडिया हाउस में रहने वाला एक सदस्य जिसका नाम था मदन लाल धिंगरा, इसने कर्जन वायली की हत्या कर दी 1909 में। तो याद रखना, कर्जन वायली की हत्या मदन लाल धिंगरा ने की, जो इंडिया हाउस के ही एक सदस्य थे। इंडिया हाउस क्या था? तो जहाँ पे कृष्ण वर्मा रहते थे, बेसिकली श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में, उनके घर का नाम इंडिया हाउस रखा गया था। ठीक है, मदन लाल धिंगरा ने। देखिए बाद में न्यूज़पेपर में भी सब छपा है ना। और ये फिगर देखिए हत्या करते वक्त किस प्रकार से, यही ओरिजिनल मदन लाल धिंगरा का फोटो कलर्ड है मतलब। ठीक है, सांस बनी है आधी सी, तूफान उठा है सीने में, जब तक गुलाम है देश मेरा, मौज कहाँ है जीने में। मदन लाल धिंगरा। ठीक है, कर्जन वायली की इस समय इनकी उम्र 25 वर्ष थी, है ना, जब इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। मदन लाल धिंगरा। मैं देशभक्त हूं, हत्यारा नहीं, अपनी मातृभूमि को विदेशी सत्ता से मुक्त कराने के लिए मैंने ही कर्जन वायली को अपनी गोली का निशाना बनाया। क्या लोग थे, हत्या कर रहे हैं और खुद स्वीकार करें, यस मैंने मारा है। देख ये हैं वीर सपूत, ये सब थे भारत माँ के लाल, है ना। तब जाकर आज़ादी प्राप्त हुई है। ये जो हम लोग इतने मज़े में आज हैं, ये सब इन्हीं लोगों की बदौलत है ना। खैर, तो देखिए यहाँ पे भारत सचिव था, असल में ये कर्जन वायली कौन था? तो भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार था, भारत सचिव का राजनीतिक सलाहकार था कर्जन वायली, यही कर्जन वायली है। और मदन लाल धिंगरा यहाँ पे देखिए इसको गोली मारते हैं। क्लियर है। एक और प्रथम चरण के संदर्भ में देखें तो नाम आप लोग सुने होंगे, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, पारसी महिला थी, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, और इन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल इंडियन रेवोल्यूशनरीज इन्हें कहा जाता है, भारतीय क्रांतिकारियों की माता। इनका उद्देश्य क्या था? तो भारत की स्वतंत्रता का संदेश यूरोप में फैलाना, एकमात्र इनका उद्देश्य था। क्या? तो भारत का स्वतंत्रता का संदेश यूरोप में फैलाना, है ना। श्याम जी कृष्ण वर्मा की ये सहयोगी थी। इन्होंने पेरिस में वंदे मातरम पत्रिका निकाला, जर्मनी में इन्होंने भारतीय झंडा फहराया 1907 में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने हिस्सा लिया, यानी भाग लिया, ये याद रखिएगा। और जो भारतीय तिरंगा फहराया गया वो 3 कलर का इस समय था, इसीलिए ये मैंने फोटो चुना है। इसमें वो है ग्रीन और येलो और रेड, है ना। तो ये याद रखिएगा कि सबसे पहला तिरंगा है, झंडा है जो फहराया गया है अपना, और वो भी विदेशी धरती पर, मैडम के माध्यम से, मैडम भिकाजी कामा के माध्यम से। जो ऊपर में ग्रीन पट्टी होता था, बीच में येलो होता था, पीला होता था, और नीचे में लाल कलर का होता था। ठीक बात है। प्रथम चरण के ही संदर्भ में एक और बात देखें हम यहाँ पे, 1913 में सैन फ्रांसिस्को यानी पश्चिमी अमेरिका में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। ठीक है, लाला हरदयाल भी हमारे क्रांतिकारी नेता थे और इन्होंने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। अध्यक्ष इसके सोहन सिंह थे। अन्य नेता में भाई परमानंद, रामचंद्र आदि थे। उद्देश्य क्या था भाई? तो उद्देश्य इनका था विदेशों में रह रहे भारतीयों को संगठित कर ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का विरोध करना। ठीक है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का विरोध करना। ये गदर पत्रिका भी निकलता था। हालांकि याद रखना, इसी पत्रिका के नाम पर इस पार्टी का नाम है, पार्टी के नाम पे पत्रिका का नाम नहीं है,
पत्रिका के नाम पर गदर पार्टी के नाम पर है। ठीक है, ये सबसे पहले उर्दू भाषा में प्रथम अंक प्रकाशित हुआ। फिर हम देखते हैं पंजाबी गुरुमुखी में इनका एक अंक प्रकाशित होता था। फिर विशेष अंक में हम देखें बंगाली, नेपाली, पश्तो और अंग्रेजी में निकलता था, और हिंदी में इनका साप्ताहिक अंक निकलता था गदर पत्रिका का। ठीक बात है। प्रथम चरण में ही हम देखें तो राजा महेंद्र प्रताप का नाम सुने होंगे। राजा महेंद्र प्रताप, इन्होंने अफगानिस्तान के काबुल में 1915 में अंतरिम सरकार की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की। देखो, काबुल चले गए और जर्मनी के सहयोग से अंतरिम सरकार की स्थापना की। मंत्रिमंडलीय सदस्य में बरकतुल्लाह एक थे, जिनको इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया और स्वयं ये राष्ट्रपति बने। तो याद रखना, कहा जाता है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के बाद बनने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आज़ाद होने से पहले प्रथम प्रधानमंत्री किसके नाम जाता है? तो बरकतुल्लाह के नाम पे जाता है। और क्यों? क्योंकि जर्मनी के सहयोग से, यानी जर्मनी ने मान्यता दी थी सरकार की। ठीक बात है। स्वयं राष्ट्रपति बने। मौलाना अब्दुल्ला भी रहे इसमें, मौलाना बशीर थे, सी पिल्लई थे, शमशेर सिंह थे, डॉक्टर मथुरा सिंह थे, खुदाबख्श थे और मोहम्मद अली थे, है ना। तो इतने सब नेताओं को मिलाकर इन्होंने राजा महेंद्र प्रताप अंतरिम सरकार की स्थापना की थी, लेकिन सफल ना हो पाया। खैर, प्रथम चरण में हम देखते हैं कि और भी गतिविधियां यहाँ पे संचालित हुई, जैसे भारत स्वतंत्रता लीग 1907, है ना, कैलिफोर्निया में स्थापित हुआ। भारत स्वतंत्रता लीग कैलिफोर्निया में स्थापित हुआ द्वारिकानाथ दास के माध्यम से। एक और छोटा संगठन देखें, हिंदुस्तान एसोसिएशन सैन फ्रांसिस्को में रामनाथ पुरी, और इन्होंने सर्कुलर ए आज़ादी उर्दू में एक पत्रिका निकाला। ठीक है, सर्कुलर ए आज़ादी। उसी तरह से हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका 1907 कैलिफोर्निया में सोहन सिंह इसके अध्यक्ष थे। ये सब मैचिंग में पूछता है, याद रखिएगा, पीसीएस वगैरह में तो खूब बनता है मैचिंग वाला प्रश्न। फ्री हिंदुस्तान कहाँ पे? तो वैंकूवर में। कौन थे? तो तारकनाथ दास थे। ठीक है, तो तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान संगठन बनाया वैंकूवर में। ठीक है, तो ये थे प्रथम फेज के, यानी प्रथम चरण के क्रांतिकारी गतिविधियां, और उसमें देसी और प्लस साथ साथ विदेशी भी हमने आप लोगों को बताया। क्लियर है? तो देसी और विदेशी दोनों गतिविधियों को हमने यहाँ पे देखें, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये अपना पहला सीरीज होगा। ठीक है, और बहुत जल्द फिर मैं मिलूंगा इसी क्रांतिकारी गतिविधियों के दूसरे चरण के साथ। दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।